जो जिंदा लोग हैं उन्हें वोटर लिस्ट पर मुर्दा घोषित कर दिया जा रहा है। जो लोग मर चुके हैं उन्हें जिंदा कहा जा रहा है। माना कि देश में सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के नाम पर इलेक्शन कमीशन 509 लोगों को एक ही घर में घुसा दे। लेकिन हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अभी भी पूरे देश को गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि माताओं और बहनों की फुटेज कैसे दिखाएं? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अरे बाप रे, क्या आप यहाँ पर किसी के बाथरूम की फुटेज दिखा रहे हैं, किसी की बेडरूम की फुटेज दिखा रहे हैं? नहीं ना, किसी के घर के अंदर की फुटेज तो नहीं है ना। यह पोलिंग बूथ है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहते हैं कि एविडेंस कहाँ है, एविडेंस लेकर के आओ। सारा एविडेंस तो अपनी पॉकेट में रखा है। नमस्कार दोस्तों, 7 अगस्त 2025 को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। उन्होंने वोट चोरी को एक्सपोज किया। एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स। 13 अगस्त 2025 को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने। उन्होंने भी वोटिंग में धांधली को बताया। 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स, ये देखिए कैसे हैं। और 17 अगस्त को तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन कमीशन ने। लोगों ने सोचा था कि वोट चोरी के इल्जामों पर कुछ करारा जवाब देंगे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इतनी अजीबोगरीब बातें कही कि यहाँ पर एक पूरा मीम फेस्ट बन गया। आइए इस पूरे मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझते हैं आज के इस वीडियो में। राहुल गांधी की वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर आप लोगों ने जरूर देखी होगी, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई है। इस फोटो में ऊपर लिखा है 1,250 वोट चोरी और नीचे लिखा है 5 तरह की वोट चोरी। क्या है यह 5 तरीके? डुप्लीकेट वोटर्स 11,000 से ज्यादा, फेक और इनवैलिड एड्रेसेस 40,000 से ज्यादा, एक ही एड्रेस पर बल्क वोटर्स 10,000 से भी ज्यादा, इनवैलिड फोटो 4,000 से भी ज्यादा और फॉर्म 6 का मिसयूज 33,000 से भी ज्यादा। ये टोटल में 1 लाख से भी ज्यादा का नंबर होता है दोस्तों। ये देखकर आपको लगे कि पूरे देश भर की बात की जा रही या किसी एक सिंगल स्टेट की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्टिगेशन राहुल गांधी की टीम ने करी, यह सिर्फ एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में करी। यह कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट। इसके अंदर भी एक सेगमेंट की बात की जा रही है, महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट। यहाँ पर टोटल वोट्स ही करीब 6.5 लाख थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस मैग्नीट्यूड की यहाँ पर चोरी हुई है। इस बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट में टोटल 7 सेगमेंट्स थे और कांग्रेस कैंडिडेट ने बाकी सभी 6 सेगमेंट्स में जीत भी दर्ज करी थी, लेकिन इस एक सेगमेंट में, महादेवपुरा सेगमेंट में, वो बड़ी संख्या में पिछड़ गए और सिर्फ इसी कारण की वजह से 2024 के लोकसभा इलेक्शन में पूरी तरीके से रिजल्ट पलट गया। इस सीट का विनिंग मार्जिन था 32,707 का और वोट चोरी कितने एलएच की गई? 1,250। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि डेमोक्रेसी को हाईजेक किया जा चुका है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि 2024 की महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को भी इसी तरीके से चुरा लिया गया था। असल में यह बात पहले भी उठी थी दोस्तों। आप यह 16 जनवरी का न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं। देश भर में लोकसभा के इलेक्शंस और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस सिर्फ कुछ ही महीने के गैप में हुए थे, लेकिन जितने वोटर्स ने लोकसभा की इलेक्शंस में वोट दिया और जितने वोटर्स ने महाराष्ट्र की स्टेट इलेक्शन में वोट दिया, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। स्टेट इलेक्शन में अचानक से 1 करोड़ नए वोटर्स जुड़ गए। केवल 5 से 6 महीने में 1 करोड़ नए वोटर्स, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने वोटर्स तो 5 साल में भी नहीं जुड़े। करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट कर, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में। राहुल गांधी ने उस समय भी कहा था कि सीसीटीवी फुटेज देना और वोटर लिस्ट देना इलेक्शन कमीशन का फर्ज है, लेकिन अभी 20 जून का न्यूज आर्टिकल देखिए। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग ऑफिसर्स को कहा कि चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जब इंडिया टुडे ने आरटीआई फाइल करके यह पूछा कि इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों करना चाहते हो, तो इलेक्शन कमीशन ने कारण बताने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि मैटर सब्सिडीज है, जबकि 2017 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि किसी सब्सिडीज मैटर में भी अगर किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने इंफॉर्मेशन देने से एक्सप्रेसली मना किया है, सिर्फ उसी केस में आप इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड कर सकते हैं, वरना आपको आरटीआई एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन देनी होती है। राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करने की बात कहना सरप्राइजिंग था, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल उठ चुके थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शाम को 5:30 बजे बाद बहुत ही भारी संख्या में वोटिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारे लोग पोलिंग बूथ पर ही खड़े थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं। अब इस बात को बड़ी आसानी से सीसीटीवी फुटेज से वेरीफाई किया जा सकता था, लेकिन नहीं, सीसीटीवी फुटेज को तो भाई डिस्ट्रॉय कर देना है 45 दिनों के बाद। यही कारण है दोस्तों कि राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्शन में चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी के साथ मिली हुई थी। भाइयों बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर
इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। अब कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों हमारे देश में जो हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना लिविंग गॉड मान चुके हैं। तो ऐसे लोगों से तो कोई लॉजिक की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन जो बाकी लोग हैं, आप एक कॉमन सेंस की बात सोचिए। चलिए AIA फैसला पर मौजूद सभी AIA से ये सवाल पूछ लेते हैं। एक लॉजिक का सवाल है, 2 लाइन में जवाब देना। अगर चुनाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के रोल पर लोगों को सस्पेंशन हो रहा है, तो ऐसे में एक बेगुनाह मासूम इलेक्शन कमीशन CCTV फुटेज को प्रिजर्व करेगा या पोलिंग ऑफिसर्स को CCTV फुटेज डिस्ट्रॉय करने के लिए कहेगा। ChatGPT ने कहा कि एक बेगुनाह और जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन स्वाभाविक रूप से CCTV फुटेज को सुरक्षित रखेगा। जेमिनी ने कहा कि एक बेगुनाह चुनाव आयोग CCTV फुटेज को हर हाल में सुरक्षित रखेगा, उसे नष्ट करने का आदेश कभी भी नहीं देगा। डीपसीक ने भी यही कहा कि इलेक्शन कमीशन CCTV फुटेज को प्रिजर्व रखेगा। परप्लेसिटी ने भी यही कहा, क्लोड ने भी यही कहा, क्रोक ने भी यही कहा, और जिस भी इंसान के अंदर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होगी वह भी यही कहेगा। लेकिन हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अभी भी पूरे देश को गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम CCTV फुटेज नहीं दिखा सकते क्योंकि हम माताओं और बहनों की वीडियोस कैसे दिखाएं। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की CCTV वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अरे बाप रे, क्या आप यहाँ पर किसी के बाथरूम की फुटेज दिखा रहे हैं, किसी के बेडरूम की फुटेज दिखा रहे हैं? नहीं ना, किसी के घर के अंदर की फुटेज तो नहीं है ना। यह पोलिंग बूथ है, यहाँ पर लोग कपड़े पहन कर आते हैं। इनफैक्ट यह पोलिंग बूथ में सिर्फ वोट डालने की CCTV फुटेज है। हमें तो यहाँ पर किसी का चेहरा भी नहीं देखना है, बस एक अंदाजा लगाना है कि क्या 5:30 बजे बाद सही में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे वोट डालने के लिए या फिर नहीं आए थे। बस भीड़ का अंदाजा लगाना है। और बात तो यहाँ पर यह है कि वोट चोरी जैसे बाहरी एलिगेशंस पर भी अगर आप CCTV फुटेज नहीं दिखा सकते तो फिर वहाँ पर CCTV लगाने का पॉइंट क्या बना? हटा दो उस कैमरे को, फिर वहाँ पर लगाई किस लिए रखा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हरियाणा और मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस का भी डिटेल में जिक्र किया। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था। अब मध्य प्रदेश के लीडर ऑफ अपोजिशन उमंग सिंगार जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने 2023 के मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन में भी 27 सीट पर वोट चोरी होने का आरोप लगाया है। यह जो 27 सीटें हैं, इनमें बीजेपी का विनिंग मार्जिन 28 वोट से लेकर 15,600 वोट के बीच था। उदाहरण के तौर पर सागर डिस्ट्रिक्ट की सुर्खी सीट, जहां पर बीजेपी नेता गोविंद सिंह राजपूत जीते 2178 वोट से, और इलेक्शन से पहले 2 महीने में यहां 8,994 वोट्स लिस्ट में ऐड किए गए। अब यहां तक देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है इन 2 महीनों में कुछ लोग 18 साल के हुए होंगे और ये करीब 8,000 के करीब लोग होंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ 5 जनवरी 2023 से 2 अगस्त 2023 तक करीबन 7 महीने में 4,64,000 वोटर्स बढ़े। लेकिन अगले 2 महीने में यानी कि 2 अगस्त से लेकर 4 अक्टूबर तक 16,05,000 वोटर्स बढ़ गए। जरा सोच कर देखो कि 7 महीने में केवल 4.5 लाख और 2 महीने में 16 लाख वोटर्स बढ़ जाते हैं, यानी कि हर रोज के करीबन 25,000 वोटर्स जुड़ गए। क्या यह कहीं से भी एक नॉर्मल बात लग रही है? इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि दिसंबर 2022 में इलेक्शन कमीशन ने खुद 8,51,000 फेक और डुप्लीकेट एंट्रीज हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने इसकी डिलीशन रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया। दोस्तों, इलेक्शन में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम होता है, लेकिन वो ठीक इसका उल्टा काम कर रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जून 2023 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को एक डायरेक्टिव इशू किया कि जनवरी से जून के बीच जो वोटर मॉडिफिकेशन हुई उन्हें पब्लिक ना करे। मतलब सोच कर देखो कि नॉर्मली डायरेक्टिव इशू किया जाता है कि कुछ वोटर मॉडिफिकेशन हुई है, इन्हें पब्लिक कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे एक ये ऑर्डर दिया जा रहा है कि मत पब्लिक करो। जब इंडियन एक्सप्रेस ने इस चीज को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन को कॉन्टेक्ट किया तो इन एलिगेशंस पर जवाब देने से ही मना कर दिया उन्होंने। और यहाँ पर यह भी बड़ी दिलचस्प बात है कि बीजेपी नेताओं ने रिप्लाई में क्या जवाब दिया। इसे लेकर मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने कहा कि असेंबली इलेक्शंस के 20 महीने बाद ही कांग्रेस नींद से क्यों जागी? जब इलेक्शन रिजल्ट घोषित किए जा चुके हो उसके 45 दिन के अंदर अंदर आपको चैलेंज करना होता है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होता। उसके लिए आपको इलेक्शन पिटीशन देनी होती है। यह बात इन्होंने यहाँ तक बिल्कुल सही कही है कि अगर इलेक्शन रिजल्ट में कोई गड़बड़ी लग रही है तो इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के 45 दिन के अंदर अंदर आपको कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन देनी होती है। इसका प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आर्टिकल 329 में इसे लेकर एक स्पेसिफिक लॉ भी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951
इसका सेक्शन 80A ये स्पेसिफाई करता है कि इसकी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास होगी, जबकि सेक्शन 116A में यह स्पेसिफाई किया गया है कि इलेक्शन पिटीशन के मामले में हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। यहाँ ये भी स्पेसिफाई करना जरूरी है दोस्तों कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है वो इस सब से बिल्कुल अलग होती है। उनको लेकर अगर कोई डाउट या डिस्प्यूट होता है तो मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इसका प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 71 में और इसकी प्रोसीजरल डिटेल्स के लिए है द प्रेसिडेंशियल एंड वॉइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। लेकिन अपने पॉइंट पर वापस आए तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन और इलेक्शन का कंडक्ट कराया जाना। जब इलेक्शन चल रहे होते हैं उस समय पर कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है तो वो इलेक्शन कमीशन को शिकायत कर सकता है। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन खुद से रिजल्ट का रिव्यू नहीं कर सकता। अब हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दी जाती है। तो यहाँ तक बीजेपी नेता विश्वास सारंग की बात बिल्कुल सही है, लेकिन इलेक्शन पिटीशन हवा में तो नहीं दे देंगे ना, उसके साथ कुछ सबूत भी तो होना चाहिए, एविडेंस की भी तो जरूरत होती है। और हमारे केस में दिक्कत तो यही है कि एविडेंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन कुंडली मार कर बैठा है। फिर कैसे बात चलेगी? जहां वोटिंग हो रही होती है वहां ना फोन ले जाया जा सकता है ना कोई कैमरा ले जाया जा सकता है, तो आखिरकार कोई कैसे सबूत कलेक्ट करे? सबूत सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रॉय करने पर तुला है। विश्वास जी, जब आपका नाम ही विश्वास है तो आपका यह प्रयास होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में विश्वास फैल सके। अगर आपको लगता है कि बीजेपी वाकई में जनता के बीच पॉपुलर है तो आपको खुला चैलेंज देना चाहिए कांग्रेस वालों को कि जैसा तुम्हें करना है कर लो, तुम्हें ईवीएम पर चुनाव करना है कर लो, बैलेट पेपर पे करना है कर लो। बता दो इलेक्शन कमिश्नर किसे चुना जाए, बता दो कि कौन कौन सी सीसीटीवी फुटेज पब्लिक करनी है, बता दो किस तारीख पर चुनाव होना चाहिए। फुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी और ऐसे में आप सही में कह सकोगे कि हाँ भाई हम जीते हैं और अब कांग्रेस वालों के पास कोई बहाना नहीं होगा हारने के बाद। लेकिन बात यहाँ पर फिर से वही है दोस्तों कि बीजेपी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही है। एक्चुअली में बीजेपी की जो हरकतें हैं वो इसकी बिल्कुल उल्टी है दोस्तों। ऐसी हरकतें जिनसे अविश्वास फैलता है, ऐसी हरकतें जिन्हें देख करके लगता है कि बीजेपी जो है वो जनता के बीच में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है और एक्चुअली में बीजेपी डरी हुई है। और कुछ इसी तरीके से दोस्तों हमारे भारत देश के अंदर इलेक्शंस में घोटाला किया जाता है। और अगर इतनी ही सच्चाई है दोस्तों बीजेपी के अंदर और वाकई में अगर बीजेपी सच्ची है तो कांग्रेस का सामना क्यों नहीं कर रही है? पिछले वीडियो के अंदर दोस्तों हमने भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुछ ऐसी काली सच्चाई के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।